ऑलराइट, तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। हेलो। हाँ, कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो मैकॉलेज ऑब्जेक्टिव था ऑफ स्प्रेडिंग और मेकिंग अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, तो वो बेंटिक के टेन्योर में मटेरियलाइज हुआ था। मैकॉलेज प्रपोजल बेसिकली ये था कि उनको एक क्लास ऑफ पर्सन्स बनाना था इंडिया में जो कि ब्लड और कलर के हिसाब से तो इंडियंस हों, लेकिन टेस्ट्स, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट में इंग्लिश मैन की तरह सोचते हों। तो इसके लिए मैकॉले ने जो प्रपोज़ल अपना एजुकेशन का रखा था, दैट वाज अप्रूव्ड ऑन 7th of March 1832 during the tenure of Lord William Bentinck, and the proposal decided that English will be the language of high level administration in India. Okay, then moving on, Archaeological Survey of India's Archaeological Survey of India का जो गठन होता है, समझ सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी एट कैलकटा के बनते ही हो गया था अंडर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी एट कैलकटा बना था अंडर विलियम जोन्स। उसी की छत्र छाया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी काम शुरू हो चुका था। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी फंक्शन करना स्टार्ट हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में, जब 1861 में उसको एक नया डीजी मिला, दैट वाज अलेक्जेंडर कनिंघम, who is regarded as the father of Indian archaeology. Finally, during Curzon, ASI was integrated and centralized under a new John Marshall. फिर कर्जन के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज कर दिया गया अंडर डीजी जॉन मार्शल इन 1901। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी एट कैलकटा बनाई गई थी 1784 में अंडर विलियम जोन्स। उसके छत्रछाया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करना स्टार्ट किया। बट 1861 में लॉर्ड कैनिंग आ गए और उन्होंने नया डीजी अपॉइंट किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ही वाज अलेक्जेंडर कनिंघम एंड ही इज़ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फिर जब लॉर्ड कर्जन आ गए तो लॉर्ड कर्जन ने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंटीग्रेट और एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बना और एक और नया डीजी अपॉइंट कर दिया, दैट वाज जॉन मार्शल इन 1901। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। अगर हम लोग देखें बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल वाइज देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन के समय में उसका इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो हम कर्जन के साथ जाएंगे, ना कि कैनिंग के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो द एंशंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 was passed during Curzon's tenure. Curzon's 7-year rule from 1798 to 1805 in India was full of omissions, commissions and omissions. He refused to accept India as a nation and insulted Indian nationalists by describing their activities as letting off. In 1900, Curzon said, my own belief is that Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. So, ये पूछ सकता है कि ये किस वाइसरॉय ने कहा था। तो इस पूरे फ्रेज़ में से कुछ एक लाइन चूज़ कर सकते हैं, जैसे वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल being in India is to assist it to a peaceful demise. This statement belongs to Curzon. While Dufferin called Congress a representative of microscopic minority, ये तो मुझे पता है, microscopic minority. So W. Hunter एक और थे, ये एक किताब लिखे थे द इंडियन मुसलमान्स, and in which he wrote that if Indian Muslims were contented and satisfied, they would become the greatest bulwarks of British power in India. So एक तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की बात की गई थी इस किताब में। देन लॉर्ड रीडिंग की बात करें अगर, इनका निकनेम रूफस था और ये 1921 से 1926 आए, एंड ही वाज द ओनली जूइश वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग। सो टेन्योर वही है लगभग, तो हमारे स्वराज पार्टी बन राइट आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ एंड टिल 1 year बिफोर साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड। तो उस वक्त लॉर्ड रीडिंग बने थे, ये पहले और ओनली जूइश वाइसरॉय थे इंडिया के। देन गोखले कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। अब हम लोग गवर्नर जनरल्स, उनके टेन्योर्स और उनके कुछ खास योगदान देखेंगे इन अ टैबुलर फॉर्म। तो 1772 से 1785 इस दौरान याद करो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट वगैरह आया था, एशियाटिक सोसाइटी बनी थी 1784 में विलियम जोन्स के अंतर्गत। तो इस वक्त कौन था, देखो ये लिखा भी होगा यहाँ पे, पिट्स इंडिया एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी और रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकटा का, एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही ब्रॉट एन एंड टू द डुअल गवर्नेंस एंड द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता टुक प्लेस अंडर हिज टेन्योर। तो ये कौन थे, ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 to 1785। देन 1786 to 93 ये कॉर्नवालिस थे
एंड कॉर्नवालिस ने बताया, हमने अभी तक पढ़ा है कि एक रेगुलर फोर्स, पुलिस फोर्स बनाई थी, एपलेट कोर्ट्स का निर्माण किया था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स को डाइवर्स्ट किया था और एक नया डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स की पोजीशन बनाई गई थी। लोअर ग्रेड कोर्ट्स एंड संस्कृत कॉलेज भी बनवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और बाकी वॉर्स तो मैं जानता हूँ, उतना वो नहीं। अब देखो 1790 से 1790 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, तो जिसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 3 करोड़ की वॉर इंडमिटी लगाई गई थी टीपू सुल्तान पे, तो दैट वाज फॉट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का परमानेंट एक्ट 1793 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिविल सर्विसेज में भी इनमें रिफॉर्म्स किए गए थे कॉर्नवालिस के। क्या रिफॉर्म्स किए गए थे उनको हम अलग से देख। फिर कॉर्नवालिस के बाद 17 जॉन शोर आए थे काफ़ी कम वक्त के लिए। अब इनके समय चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास हुआ था और इनका नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी था और बैटल ऑफ खरदा इसमें लड़ी गई थी बिटवीन मराठा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन विच मराठाज वन बैटल ऑफ खरदा ड्यूरिंग जॉन शोर। कॉर्नवालिस कोड जो कॉर्नवालिस कोड बनवाया था, जॉन शोर ने बनवाया था बाय हेल्पिंग कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के ठीक बाद वही जॉन शोर आ जाते हैं और जिनके टेन्योर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बैटल ऑफ खरदा बिटवीन मराठाज एंड निज़ाम, जिसमें मराठाज जीते। फिर 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस सबसे इंपॉर्टेंट है, बट वी ऑल नो दैट। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लड़ी गई, जिसमें और 1802 की ट्रीटी ऑफ बसीन बिटवीन बाजीराव टू एंड वेलेस्ली हुई थी। और उसी वक्त सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के समय सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुई और इस्टेब्लिश्ड द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड विलियम कॉलेज इन कैलकाटा। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने मद्रास प्रेसिडेंसी एंड विलियम कॉलेज जहाँ पे सिविल सर्विस ट्रेनीज़ की ट्रेनिंग होती थी, तो फोर्ट विलियम में कॉलेज बनवा दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। 2 लेसर नोन फैक्ट्स हैं वेलेस्ली, एक तो विलियम कॉलेज इन कैलकाटा बनवाया और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। फिर 1805 से बहुत शॉर्ट लिव्ड आए थे जॉर्ज बार्लो वेलोर म्यूटिनी और acting governor general till Minto arrived. So he was an acting governor general till Minto arrived. Area of British territory reduced his passion for economy and retrenchment. इस समय British territory reduced due to his passion for economy and retrenchment. ठीक है, जॉर्ज बार्लो के समय। फिर 1807 में और 13 तक मिंटो आ गए थे। अब इसमें हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर शायद 1809 के आसपास साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह के साथ, और एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की गई थी, स्टिल हेल्ड मोनोपोली कंट्री ट्रेड इन चाइना एंड। तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ और 1 लाख रुपए का टू बी सेट असाइड फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन, ये सब चार्टर एक्ट 1813 की बात है। तो ये किसके समय आई थी? लॉर्ड मिंटो के समय आई थी और अलॉन्ग विद ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी मिंटो के समय। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर मिंटो के समय। मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग वेलेस्ली 1805 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी, विलियम कॉलेज इन कैलकाटा वाज आल्सो फॉर्म्ड, राइट। देन 1813 1823 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इन्होंने भी काफ़ी बैटल्स वगैरह की। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट ख़राब हो गया, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स एंडर्ड द पॉलिसी ऑफ नॉन, और जो कि किसने स्टार्ट की एक आए थे जिनको इकॉनमी और रिट्रेंचमेंट में ज़्यादा था, तो ब्रिटिश एम्पायर एक्चुअली, तो वो जॉर्ज बार्लो थे, द वन हू सॉ वेल्योर म्यूटिनी। उसके बाद लॉर्ड मिंटो ने वैसे ही बनाए रखा होगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आए, उन्होंने फाइनली एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अब इनके समय में नेपाल से लड़ाई हुई थी 1814-16 के बीच, ट्रीटी ऑफ सगौली, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स में रैयतवाड़ी समाज चुका था, मद्रास एंड बॉम्बे से पहले स्टार्ट हुआ था, और महलवाड़ी सिस्टम WFP से स्टार्ट हुआ था। तो मद्रास एंड बॉम्बे में रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हो चुका था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंड महलवाड़ी तो में स्टार्ट हुआ था, बट दैट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। देन 1823 में आर्महेस्ट आए थे, और आर्महेस्ट ने एनेक्सेशन ऑफ असम किया था, कॉजिंग फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। ट्रीटी ऑफ यांडाबू साइन की, आई थिंक इट वॉज 1824 के आसपास ये बैटल हुई थी, एंड 1824 एंड म्यूटिनी इन बराकपुर भी आर्महेस्ट के समय। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है। एंग्लो नेपाल वॉर वॉज फॉट बिटवीन लॉर्ड हेस्टिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग इन 14-16 ट्रीटी ऑफ यांडाबू, जबकि द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर दैट वाज 1824 दैट वाज फॉट अंडर द टेन्योर ऑफ लॉर्ड आर्महेस्ट। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट्स ऑफ annexing Assam by लॉर्ड आर्महेस्ट। नाउ 1828 से 35 के भी 1828, और हमने देखा था कि 1835 में इन्होंने ठगी को सप्रेस किया था असली में,
और 1829 में एबॉलिशिंग सती पे और इन्फेंटिसाइड को एबॉलिश किया था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था इनके समय में, जिसमें फिर एक तरह से आई थिंक दिस वाज द पीक ऑफ ब्रिटिश पावर एंड ऑल्सो 18 जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह ख़त्म कर दी गई, इंक्लूडिंग कंट्री ट्रेड एंड टी ट्रेड। तो 1833 में ये हुआ था, उस समय विलियम बेंटिक थे। तो ये 2-4 बात याद रखनी। एबॉलिश्ड सती इन्फेंटिसाइड एंड सप्रेस्ड द ठगी अंडर असिस्टेंस फ्रॉम स्लीमैन। एक पॉइंट और था मुझे, आई थिंक ही एनेक्स्ड मैसूर इन इट एज वेल। यस, सो ठीक है। देन मूविंग ऑन 1835 to 36, एक्चुअली दिस पैराग्राफ अभी और आगे है। सो इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सेक्रीफाइसेस को भी बेंटिक ने ख़त्म किया था। दैन इंग्लिश एजुकेशन, अच्छा जैसे मैंने बताया कि सितंबर 1834 में मैकॉले का प्रपोजल अप्रूव किया था। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 पास्ड एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड। तो विलियम बेंटिक के समय एक मेडिकल कॉलेज खोला गया था कोलकाता में, ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन पे जोर दिया था बेंटिक। फिर 1835-36 में मेटकाल्फ आ गए थे। वो मेटकाल्फ ही वाज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। और फिर 1836 काफ़ी एक साल के लिए आए थे 1835 में, और बट आफ्टर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट तो ही वाज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। दैन 1836 to 42 में ऑकलैंड आ गए थे। इसमें पहली अफगान वॉर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इम्प्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक स्कूल्स, एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने डोमेस्टिक स्कूल्स पे ध्यान दिया और कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया पे ध्यान। 1836-42। दैन 42 to 44 में एलन बोरो आ गए थे। अब इनके समय स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई एंड सिंध वाज अनेक्स्ड। सिंध वाज 1844 से 48 बीच एलन बोरो के समय। दैन 1848 से 56, अब ये एक सेकेंड, 1842 to 44 एलन बोरो, सिंध वाज अनेक्स्ड, ये एक लाइन में जाएगा। दैन 1844 से 48 ये हार्डिंज। 1844 से 48 दिस इज़ हार्डिंज। और इनके समय फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। ओके, देन 1848 से 56 डालहौजी हुई। इनके समय सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1848 से 49 एंड एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा। नाउ डालहौजी ऑल्सो, अब जैसे मैंने बताया कि द सेकंड एंग्लो बर्मा 52, तो उसके तहत एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा कर डालहौजी ने। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ले आए थे। वुड्स डिस्पैच इनके समय आया था। फर्स्ट रेलवे में एस्टैब्लिशमेंट, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये सब डालहौजी के समय आया था, ठीक है। दैन 1856 टू ये कैनिंग आया, और कैनिंग ने क्या किया? सो कैनिंग में कैलकाटा, मद्रास एंड यूनिवर्सिटीज़ वर मेड एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। एबॉलिशन and transfer of power to the British Crown through the Government of India Act and passed Indian Councils Act 1860। तो 1861 का जो काउंसिल्स एक्ट है वो भी कैनिंग के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 58 वो भी कैनिंग के समय हुआ था। एंड एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर ऑफ पावर टू द क्राउन, दैट ऑल्सो कैनिंग। एक पॉइंट यहाँ जो हम बार बार भूल जाते हैं, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़, 3 यूनिवर्सिटीज़ वर मेड अंडर द टेन्योर ऑफ कैनिंग। और एक पॉइंट डलहौजी को जो भूल जाते हैं, 1852 में उन्होंने बर्मा को एनेक्स किया था, बर्मा को, लोअर बर्मा को, ठीक है। फिर 1864 से 69, दिस इज़ जॉन लॉरेंस। 1864 से, इज दिस जॉन लॉरेंस? यस। सो 1864 to 69 इट इज़ जॉन लॉरेंस। और जॉन लॉरेंस के समय आई थिंक इनकी मास्टरली एक्टिविटी पॉलिसी, और ये लिखना भूल गया हम यहाँ। तो ये इनके समय भूटान वॉर हुआ था 1865 में एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन कैनिंग के समय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन 3 प्रेसिडेंसीज हुआ था कैनिंग के समय 1856 to 1862, ठीक है। कैनिंग के समय कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ पर मेड। उसी तरह जॉन लॉरेंस के समय 2 फैक्ट्स याद रखने हैं, हाई कोर्ट्स इन ऑल द 3 प्रेसिडेंसी। तो दैट इज़ जॉन लॉरेंस। ऑफ कोर्स भूटान वॉर भी हुई 65 में। फिर 1869 में लॉर्ड मेयो आए थे। एक फर्स्ट सेंसस करने की अटेम्प्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बट इट वाज नॉट रेगुलर एंड इट वाज नॉट डेकेडल। देन 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन आ गए थे। अब इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट 1878 आया था, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन्ड द क्वीन ऑफ इंडिया इन हिज रेजिम। इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी लिट के समय जो दरबार हुआ था। देन 1880 से 1884 ये रिपन आ गए थे, ठीक है। रिपन ने वीपीए रिपील कर दिया। फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड जो कि बच्चों के लिए था, मतलब 7 साल के कम बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाएं और 12 साल से कम बच्चों को फैक्ट्री में लगाते हो तो लिमिटेड आवर्स के लिए लगाना है। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बिल ले आए थे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वक्त हुई थी रिपन के समय। और
हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन भी बनाया गया था लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। तो ये भी एक लेसर नोन फैक्ट है। तो तीन पॉइंट्स जो यहाँ पे अलग से बोले हैं, एक लॉर्ड रिपन में 1882 में हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन बनाया गया था। दूसरी चीज़ मैं बताया कि कैनिंग के टेन्योर में तीनों प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। और डलहौजी में क्या मैंने बताया था, एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा भी। देखो डलहौजी का ये है एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा इन 1852। और कैनिंग में तीनों प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़। और जॉन लॉरेंस में मास्टरलीन एक्टिविटी के समय तीनों प्रेसिडेंसीज़ में हाई कोर्ट्स बने थे। 3 पॉइंट्स मैंने अलग से बोले थे। एक और था कि लॉर्ड ये जो थे ऑकलैंड 1836 to 42, जिनके समय पहली अफ़गान वॉर हुई थी, तो उनका भी एक चीज़ याद रखना है, ही लेड स्ट्रेस ऑन डोमेस्टिक एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो वो लॉर्ड ऑकलैंड, तो ये भी एक याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। रिपन का हमने देख लिया था कि 1880 से 1884 तक रिपन है। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील किया, फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अरोज देयर, एंड हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन वाज फॉर्म्ड अंडर रिपन। फिर 84 से 88 तक डफरिन आ गए थे। अब इसमें थर्ड बर्मीज़ वॉर हुई थी एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी। अब देखो, पहली एंग्लो बर्मा वॉर कब हुई थी? पहली एंग्लो बर्मा वॉर लॉर्ड आर्महेस्ट के समय हुई, ठीक है, 1824 में। दूसरी एंग्लो बर्मा वॉर को भी थी, दूसरी वही थी एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, दैट वाज आई थिंक 852 ड्यूरिंग डलहौजी। और अब जाके एंग्लो एंड फाइनल एंग्लो बर्मा वॉर हो, दिस इज ड्यूरिंग डफरिन एंड बर्मा इज फाइनली अनेक्स्ड अलोंगसाइड फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। सो ऑल दिस इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डफरिन। फिर 1888 से 94, ये भी वन ऑफ द लेसर नोन वाइसरॉयज हैं, लैंसडाउन, इनको भी अलग से अटेंशन देना है। सो इस समय एक तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था 1892 में, जिस मेंबर्स एंड एडिशनल मेंबर्स में बाइफर्केशन हुआ था, एंड द मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट, हाउएवर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउड, और दे कुड इवन आस्क ऑन एनी अदर मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जबकि जो एडिशनल मेंबर्स थे, they could ask questions only on matters of public interest, that too by giving a prior notice of 6 days. तो ये डेवलपमेंट 1892 के काउंसिल्स एक्ट में हुआ था। उस वक्त जो वाइसरॉय थे, ही वाज लैंसडाउन। तो 1888 से 94 के बीच लैंसडाउन थे, उनके समय इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। और इस वक्त ड्यूरेंट कमीशन भी बना था। ड्यूरेंट कमीशन भी बाउंड्री कमीशन था। आई थिंक दिस इज़ द बाउंड्री कमीशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। और फिर 1899 में 1905 तक कर्जन आए और इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट निकाला और पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाए और पुलिस कमीशन अंडर एंड्रू फ्रेजर 1902 में बनाया। यूनिवर्सिटीज़ कमीशन एक्ट ले आए 1902 में। अब देखो, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट और यूनिवर्सिटीज़ कमीशन 1902, ये चीज़ है, ठीक है, कंफर्म कर लेना। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 ले आए। तो ये सारे, और पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। तो ये सारे इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कर्जन। उसके बाद 1905 से 1910 के बीच ये मिंटो आए थे, बट ये दूसरे वाले मिंटो हैं। इसके समय स्वदेशी मूवमेंट हुआ था मिंटो 2 के समय, और फॉर्मेशन मुस्लिम लीग हो गया था, एंड मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, ये तो तीनों याद है मुझे। फिर 1910 से 16 के बीच ये आए थे हार्डिंज, ये भी दूसरे वाले हार्डिंज हैं। तो इनके समय एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन हो गया और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल भी हुआ था, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा इनके समय बनी थी। ये एक लेसर नोन फैक्ट है। हार्डिंज 2 के समय हिंदू महासभा का गठन हुआ था। फिर 1916 से 1921 के बीच चेम्सफोर्ड आए थे और इनके समय लखनऊ पैक्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ और मॉन्टेग ऑगस्ट डिक्लेरेशन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना, रोल अटैक हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर, लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, सब कुछ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेन्योर में हुआ, दैट इज़ 1916 to 1921। इसके बाद 1921 से 1926 के बीच रीडिंग आ गए थे। मैंने बताया ये जूइश थे, तो इनके समय चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बनी और काकोरी ट्रेन रॉबरी भी रीडिंग के ही समय हुई थी, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है। उसके बाद 1931 में इरविन आ गए थे। तो इरविन 1931 से 1936 हैं। तो इनके समय कुछ गड़बड़ है, हाँ, रीडिंग 1921 से 1926 और 26 से 31 इरविन थे, और ये चेम्सफोर्ड 16 से 21, ठीक है।
और हार्डिंस 210 से। तो अब जब इरविन आ रहे हैं 26 से 31, तो उनके समय साइमन कमीशन आया और बटलर स्टेट्स कमीशन बना, नेहरू रिपोर्ट आई, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 हुआ, डांडी मार्च हुआ एंड CDM भी हो गया उसी वक्त। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी थी 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट भी हो। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 और उस वक्त इरविन थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समय। फिर इरविन के बाद 36 से 44 के बीच विलिंगडन आए। तो विलिंगडन के समय क्या हुआ था? सो विलिंगडन, एक सेकंड कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। सो 36 से 44 के लिनलिथ को हैं। सो विलिंगडन 31 से ठीक है। तो 31 से 36 के बीच ये सब हुआ था। 31 से 36 के बीच विलिंगडन के समय कम्युनल अवार्ड आया, सही तो है। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल पूना पैक्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935 आया। सो दैट उस वक्त इरविन के बाद वाले गवर्नर जनरल होंगे, तो यानी कि फिर लॉर्ड लिनलिथ को 6 से 44 आया। अब इस वक्त कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई। त्रिपुरी कांग्रेस 38, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑगस्ट ऑफर ऑफ लिनलिथ को 1940 एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1942 फरवरी, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट भी 8 ऑगस्ट 1942। ये सब कुछ लिनलिथ को के समय हो चुका था। देन 44 से 47 के बीच ये वेवल आ गए थे। वेवल ने वेवल प्लान ले आया। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1942, शिमला पैक्ट भी होते हैं इसको, शिमला कॉन्फ्रेंस 1942, कैबिनेट मिशन 1946, डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 1946 एंड फाइनली 7 से 48 के बीच माउंटबेटन आए और उन्होंने रेडक्लिफ कमीशन बनाया और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो पास किया और अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय क्लीमेंट एटली वो भी इसी वक्त किया था। हालांकि क्लीमेंट एटली ने पहले ये बोला था कि जून 1948 से पहले इंडिपेंडेंस प्रदान कर देना है, बट बाद में माउंटबेटन ने प्लान को काफ़ी एक्सपेडाइट कर दिया और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही हम लोग इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो क्लीमेंट एटली के पॉलिसी या थॉट्स में और माउंटबेटन के थॉट्स में थोड़ा फ़र्क था। एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया बट उसने भी क्या काम किया, कुछ नहीं किया, पार्टीशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, आज का लेक्चर, और इससे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाता है।